जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 23 और 24 दिसंबर को होने जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दोस्तों आज का यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों सामान्य विज्ञान के लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें ऐड किया है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार ये सब जो सवाल हैं दोस्तों वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम लोग दोस्तों भौतिक विज्ञान से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो याद रखना है दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों ल्यूमेन। फिर है दोस्तों चौथा नंबर, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है दोस्तों। तो याद रखना है क्यूरी जो होता है दोस्तों वह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है दोस्तों क्यूरी। फिर है दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो इसका नाम है दोस्तों द्रव्यमान। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों तृतीय गति के नियम के कारण ऐसा होता है। फिर है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो याद रखना है दोस्तों विश्राम जड़त्व इसका कारण है। नेक्स्ट है हमारा कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो याद रखना है दोस्तों गति का पहला नियम इसमें लागू होता है। फिर है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो याद रखना है दोस्तों 1/10 भाग जो होता है दोस्तों वह समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। फिर है दोस्तों प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है दोस्तों। तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है इसमें। फिर है स्वचालित वाहनों में याद रखना है दोस्तों द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो याद रखना है दोस्तों पास्कल का नियम। फिर है दोस्तों जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। तो याद रखना है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जिसे हिंदी में अपकेंद्री बल कहा जाता है दोस्तों, उसके कारण यह जो होता है अलग हो जाता है। नेक्स्ट है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जो होता है दोस्तों जेट इंजन कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो याद रखना है दोस्तों 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। फिर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो याद रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/6 भाग। फिर है वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो याद रखना है दोस्तों सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। फिर है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं दोस्तों। तो याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं जल की सतह पर नाचते हैं। फिर है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर है। तो याद रखना है दोस्तों यह आर्किमिडीज ने ऐसा सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों आर्किमिडीज का जो नियम है वह प्लवन के नियम से संबंधित है। फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों इसका जो प्रतिपादन है न्यूटन ने किया था। फिर है दोस्तों कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। तो याद रखना है दोस्तों 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। फिर पूछा जा रहा है दोस्तों 1 HP कितने वाट के यानी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। रिपीट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो पृष्ठ का तनाव के कारण सतह पर तैरती है दोस्तों लोहे की सुई। फिर एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि वो यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो कितना डिग्री के पर फेंकना पड़ेगा दोस्तों? तो 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। अगर पूछा जाए दोस्तों कितना डिग्री पर फेंके कि मैक्सिमम हाइट गेन करे, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण के साथ अगर किसी गेंद को ऊपर फेंका जाए दोस्तों तो वो मैक्सिमम हाइट ग्रहण करता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो उनका नाम है दोस्तों ब्रह्मगुप्त। VBI है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो अभी मैंने बताया था कितना कोण होना चाहिए दोस्तों? तो 36 से 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों रमफोर्ड ने यह इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो उनका नाम है दोस्तों डेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है दोस्तों, इस कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ताप युग्म यानी थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? तो यह आपको ध्यान में रखना है कि यह जो होता है दोस्तों सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्ण विकिरण यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना है आपको कि यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। कौन सा दोस्तों? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। और थर्मोकपल थर्मोमीटर किस पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों पूर्ण विकिरण उताप तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा जो है दोस्तों दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, याद रखना है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो 40 डिग्री। कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो याद रखना है दोस्तों 32 डिग्री के यह बराबर होगा। फिर मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में इसका मान होगा दोस्तों 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है दोस्तों, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो याद रखना है दोस्तों गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, इसलिए साइकिल के जो ट्यूब है अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो याद रखना है दोस्तों उस समय जो जल का तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो याद रखना है दोस्तों वह विधि है चालन। यानी चालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कंडक्शन कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में तो याद रखना है कंडक्शन इसको कहा जाता है दोस्तों। और संवहन को कहा जाता है कन्वेक्शन। फिर है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों किस विधि से होता है? तो याद रखना है दोस्तों संवहन द्वारा होता है। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण अगर पूछा जाए ठोस में किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो चालन के द्वारा यानी कंडक्शन के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका नाम है दोस्तों विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से ये आती है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम में
ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, तो उसका नाम है दोस्तों विकिरण यानी रेडिएशन। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है दोस्तों, तो वह है दोस्तों विकिरण। तो इसमें माध्यम के जो कण है दोस्तों वह गति नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विकिरण। नेक्स्ट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो याद रखना है दोस्तों यह संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो औरक्त जो किरण होता है दोस्तों वह सोलर कुकर को गर्म कर देता है। फिर है दोस्तों धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, तो ऊपर सफेद होना चाहिए दोस्तों छाते का रंग और नीचे क्या होना चाहिए, तो काला होना चाहिए। नेक्स्ट है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो जल में जो होता है दोस्तों सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना है दोस्तों अगर कोई शुद्ध पदार्थ है अगर उसमें कोई चीज हम मिला देते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाता है दोस्तों, तो घट जाता है। नेक्स्ट है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना है घट जाता है दोस्तों। चावल को पकाने में कहाँ अधिकतम समय लगेगा दोस्तों, तो पहाड़ों पर जो होता है दोस्तों खाना काफी देर से पकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वेपराइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे वाष्पीकरण कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो दोस्तों आपको याद रखना है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम गति से मिलती है दोस्तों। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण। याद रखना है VVIS सवाल है दोस्तों। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है, तो याद रखना है दोस्तों 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तापक्रम का क्या होता है दोस्तों, तो दुगना होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव्य पर यह निर्भर करती है दोस्तों किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है, तो याद रखना है दोस्तों डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 ऐड कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है, तो केल्विन बन जाता है। तो 300 अगर केल्विन पूछा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना दोस्तों, तो 300 केल्विन। तो 300 केल्विन कितने डिग्री के बराबर होता है दोस्तों, तो याद रखना 27 डिग्री सेल्सियस के यह बराबर होता है। यानी सेल्सियस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दोस्तों 273 ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को जो है दोस्तों ब्लैक बॉडी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है, तो याद रखना है दोस्तों वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन के कारण जो होता है दोस्तों मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है दोस्तों सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो उनका नाम था दोस्तों गाल्टन ने। नेक्स्ट है ध्वनि का जो पिच होता है किस पर निर्भर करता है, मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों। याद रखना है ध्वनि का जो पिच होता है दोस्तों वो आवृत्ति यानी हर्ट्ज पर यह डिपेंड करता है। तो आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है दोस्तों, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। याद रखना है ये भी पॉइंट आपको। नेक्स्ट है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में पराश्रव यानी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो याद रखना है दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो होता है दोस्तों वह मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है दोस्तों। यानी मनुष्य इतने से इतने हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को मनुष्य सुन पाने में जो है दोस्तों असक्षम है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो याद रखना है दोस्तों ध्वनि की जो गति हो तो वह सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में,
उसके बाद होता है दोस्तों लिक्विड में, और उसके बाद होता है किसमें दोस्तों, तो गैस में। तो पूछा जाए कि ध्वनि की गति जो होती है अधिकतम किस में होती है, तो सॉलिड में होती है, तो लोहा में होती है दोस्तों। और लोहा में कितना होता है, तो याद रखना है 5130 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों लोहे में। अगर हवा में पूछा जाए दोस्तों तो कितना होता है, तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों हवा में। तो ये दोनों के दोनों सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो पिच के कारण जो होता है दोस्तों कोई ध्वनि मोटी और पतली होती है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो याद रखना है दोस्तों हवाई जहाज की उड़ान भरना जो होता है दोस्तों उसके कारण अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसे इंग्लिश में पोलराइजेशन कहा जाता है, वह जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वह प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक इसका प्रभाव मानव के कान पर होता है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो परावर्तन के द्वारा जो होता है दोस्तों प्रतिध्वनि जो होती है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर रहना चाहिए दोस्तों, तो याद रखना है 56 फीट रहना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप जिसे आला के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो वेव होता है दोस्तों उसका प्रयोग हम लोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो याद रखना है दोस्तों दुगुना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 264 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो याद रखना है दोस्तों लोहे में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों सोनोग्राफी। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती, तो याद रखना है दोस्तों शून्य में संचरण नहीं करने वाली तरंगे कौन सी हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती है दोस्तों वह शून्य में संचरण नहीं करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो सोनार कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग कैसी तरंगे हैं दोस्तों, तो अनुदैर्घ्य है, याद रखना है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, और अनुप्रस्थ को कौन सा वेव कहा जाता है, तो ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो प्रकाश कैसा है दोस्तों, तो ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो हाइजेंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, प्रकाश का जो तरंग है सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो हाइजेंस के द्वारा यह प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो ध्रुवण के कारण जो होता है दोस्तों यानी पोलराइजेशन के कारण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो याद रखना है दोस्तों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो उनका नाम है दोस्तों ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया था दोस्तों कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है, तो विवर्तन होता है। नेक्स्ट है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि तरंगों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवण है दोस्तों, पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो याद रखना है दोस्तों इंटरफेरेंस का जो थ्योरी है दोस्तों यानी व्यतिकरण का जो सिद्धांत है वो प्रकाश के तरंग प्रकृति की क्या करता है दोस्तों, तो पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, चंद्रमा से, याद रखना है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो याद रखना है दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1.26 सेकंड लगता है, लेकिन यहाँ पर 1 ही सेकंड दिया हुआ गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो याद रखना है दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया, तो सचिवालय में भी यह सवाल पूछ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो याद रखना है दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 3 ×
10⁻18 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों प्रकाश की गति वायु में। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसे कोरोना के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, वह सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखलाई देता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है 105 नंबर, पानी में डुबोई एक छड़ किसी समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है दोस्तों। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो याद रखना है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण जो है दोस्तों आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण जो होता है दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का जो रंग है लाल हल्का दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है दोस्तों इंद्रधनुष में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? किसके कारण? तो इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। इंपॉर्टेंट है कि सूखा बालू चमकीला हमें क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन, तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है पेरिस्कोप किससे बनाया जाता है? तो जो होता है दोस्तों समतल दर्पण, उससे पेरिस्कोप बनाया जाता है। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो याद रखना है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का यह उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है पिछले साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, वाहन की यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों परवलयी दर्पण। और वाहन की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखना है दोस्तों किस प्रकार का दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तर, यहाँ पर सॉरी दोस्तों उत्तर लिखा गया, उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, यानी साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना है VVI सवाल है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों मानव आंख की रेटिना पर। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों यानी इमेज की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है अनंत होती है। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत के बीच खड़ा है तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे दोस्तों? तो याद रखना है इसका फॉर्मूला याद रखना है 360/थीटा। अगर ये सम संख्या है दोस्तों तो इसमें से एक घटा देना है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 में से एक घटा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 5। तो कितना बनेगा दोस्तों? तो 5 बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5। नेक्स्ट है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो ये समानांतर किरण पुंज है दोस्तों। नेक्स्ट है डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है दोस्तों? तो डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है? तो 7 रंगों के मिल से बना होता है दोस्तों श्वेत प्रकाश। 112 नंबर क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वह अधिकतम होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो याद रखना है दोस्तों अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग जो है दोस्तों काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो याद रखना है दोस्तों फिल्म। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो है दोस्तों उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो उसका नाम है दोस्तों आइरिस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को इसमें जो है दोस्तों नेत्रदान में प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कई बार ये सवाल पूछा गया, तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता
तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो याद रखना है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट दृष्टि दोष वाले जो मनुष्य है उनको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, अवतल लेंस लगाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। कई बार ये सवाल ये दोनों जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो याद रखना है दोस्तों, वह व्यक्ति जो है दूरदृष्टि से पीड़ित है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है दोस्तों। दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो प्रकाश तरंग के रूप में संकेत प्रवाहित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो उसका नाम है दोस्तों क्रूक्स कांच। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो याद रखना है दोस्तों, तीव्र अवशोषण 2 ही रंग का होता है पौधों द्वारा, उसका नाम है दोस्तों नीला और लाल। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परिपथ प्रभावित होंगे? तो याद रखना है दोस्तों, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग परावर्तित होता है, यानी परिवर्तित होता है, जबकि आवृत्ति नहीं परिवर्तित होता। आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों वह परिवर्तित नहीं होता है। और ये सवाल पूछा गया है जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, हमेशा अवतल लेंस जो है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, यह TIR यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर यह काम करता है, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है श्वेत प्रकाश को। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जाते हुए क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। याद रखना है दोस्तों, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की जो गति होगी दोस्तों वह उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो इसका नाम है दोस्तों 21 जून। नेक्स्ट है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? तो याद रखना है दोस्तों, फोटोन जो है प्रकाश की मूलभूत यूनिट या मात्रा है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, विकिरण की कण प्रकृति की जो पुष्टि है दोस्तों वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से के द्वारा जो है दोस्तों की जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, सिलेंड्रिकल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट VVI सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो लगभग याद रखना है दोस्तों 60 से 70% जो भाग है वह प्रकाश में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था, तड़ित चालक का। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो याद रखना है दोस्तों 10⁻6 ओम है दोस्तों मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों अर्धचालक चिप। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस
पदार्थ को कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, उस पदार्थ को सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत और क्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है दोस्तों? तो उत्तर दक्षिण दिशा में लटकती है दोस्तों, मुक्त रूप से चुंबकीय सुई। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो जनरेटर को बनाने में, यानी जनरेटर को बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो इसका चुंबकीय जो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस पदार्थ का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो याद रखना है दोस्तों, जो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। याद रखना है, अगर पूछा जाए कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, कुलिज नलिका का जो प्रयोग है वह एक्सरे को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है दोस्तों? तो याद रखना है, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में जो है दोस्तों अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह क्या बन जाता है दोस्तों? तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो याद रखना है दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। फिर है, ब्लैक होल जिसे कृष्ण छिद्र कहा जाता है दोस्तों, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने इसकी खोज की थी। जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज किया गया था दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल और रुस्का ने जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, मेडिकल डॉक्टर व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग आला के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर गलत है दोस्तों, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर नहीं कहा जाता है। यहाँ पर सॉरी, क्वेश्चन ये गलत हो गया। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। 168 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक उड़ते हुए कच्चे चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, स्ट्राइबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च साइक्लोट्रॉन जो है दोस्तों परमाणु को त्वरित करने के लिए जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, काफी अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए जो है दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का जो प्रयोग है दोस्तों एक्सरे किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
और भौतिकी का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है दोस्तों एकर्ट एवं मौसेली ने किया था। अब हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उनको हम लोग एक एक कर कर देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है? तो जल जो होता है दोस्तों वह प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों कनाद ने कहा था। नेक्स्ट है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है दोस्तों वह परमाणु में समान संख्या में स्थित होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो उनका नाम है दोस्तों मिलिकन। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों सर्वप्रथम बार किसने बताया था? तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह बताया था कि परमाणु में एक नाभिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रॉगली ने की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो उसका नाम है दोस्तों परमाणु। नेक्स्ट है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखना है न्यूट्रिनो। काफी महत्वपूर्ण सवाल है यह, आपको इसका नाम जो है दोस्तों न्यूट्रिनो का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो एक बार फिजिक्स में भी यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 4 होगा। नेक्स्ट है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है दोस्तों आणविक कक्षा का अभिन्यास। नेक्स्ट है, एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तथा उनमें क्या पाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों विपरीत चक्रण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों उनमें जो है विपरीत जो होता है दोस्तों वह चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 6 है का परमाणु भार जो है दोस्तों 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो 12 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो याद रखना अल्फा बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण, याद रखना है नाभिक से निकलने वाले विकिरण नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो याद रखना है दोस्तों गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है दोस्तों वह सबसे अधिक होती है। यानी गामा किरणों की जो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी दोस्तों, और जिसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होगा यानी लैम्डा का वैल्यू कम होगा, वो उसकी जो वेधन क्षमता होती है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो सीसा में बदल जाते हैं दोस्तों। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो पोलोनियम का जो नाम है दोस्तों उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया में जो है दोस्तों सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर यानी जिसे हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 16 है दोस्तों। नेक्स्ट है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवकरण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है?
तो सोडियम जो नाइट्राइट होता है दोस्तों, और एक और भी याद रखना है H2O2 भी जो होता है दोस्तों, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, ये ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो वह है दोस्तों Fe2O दोस्तों। नेक्स्ट है, अम्ल एवं भस्म यानी एसिड एंड बेस का जो परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। और एसिड जो होता है दोस्तों, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। और बेस क्या कर देता है दोस्तों, यानी क्षार क्या करता है? तो रेड को क्या कर देता है? नीला, यानी रेड को ब्लू कर देता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अम्ल एवं सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? तो याद रखना है हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना है समान मनुष्य के रक्त का स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45, यानी 7.4 मान सकते हैं आप इसको दोस्तों। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों डेवी ने। नेक्स्ट है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है दोस्तों वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा क्या करती है दोस्तों? तो व्यवहार करती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो याद रखना है दोस्तों दुगना होता है। नेक्स्ट है, ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की जो संख्या होती है दोस्तों समान होती है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में प्लेटिनम उर्वरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो याद रखना है दोस्तों प्लेटिनम उत्प्रेरक उर्वरक बोल रहा हूं दोस्तों, उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक जो सल्फाइड होता है दोस्तों वह विष का काम करता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हाइवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो उसका नाम है दोस्तों CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों जाइमेज। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संस्पर्श प्रक्रम में जो है दोस्तों वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडरों में क्या भरकर गैस की गंध युक्त बनाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों मिथाइल मार्केप्टन। याद रखना है यहाँ पर केवल मार्केप्टन ही दिया गया, उसका नाम है पूरा दोस्तों मिथाइल मार्केप्टन। गंध का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, LPG गैस में कौन सी गैसें मुख्य रूप से होती है? तो ब्यूटेन जो गैस होता है दोस्तों मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो याद रखना है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है दोस्तों वाटर गैस में। अगर पूछा जाए दोस्तों प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में जो होता है दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो याद रखना है दोस्तों गंध काम्ल से प्रक्रिया करके वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हम लोग प्रयोग है दोस्तों, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो खाने का सोडा भी इसे कहा जाता है, याद रखना है। तो क्यों किया जाता है? तो आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है दोस्तों हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों झाग वाला। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो उनका नाम था दोस्तों मेंडलीफ। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो उनका नाम था दोस्तों मोसले। और मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता भी यानी जनक भी माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस
एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है, तो इसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, मोस्ट VBI सवाल है कि रक्त यानी ब्लड बैंक में जो है दोस्तों रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो याद रखना है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों मैग्नीशियम जो धातु का जो निष्कर्षण है वह किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका नाम है दोस्तों कार्नोलाइट। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों क्रायोलाइट। इंपॉर्टेंट है दोनों, तो मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों कार्नोलाइट से और एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों क्रायोलाइट से, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों बुझे चूने पर से क्या करना है दोस्तों, आपको क्लोरीन आपको गुजारना है, तो अब क्या बन जाएगा वो, तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, याद रखना है OCN, ये होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। और दो सवाल और आपसे है दोस्तों कि बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, याद रखना है बुझा हुआ जो चूना होता है दोस्तों CaO होता है, बार बार पूछा जाता है। और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस होता है बिना बुझा हुआ चूना, तो याद रखना है ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ सॉरी उल्टा मैंने बता दिया दोस्तों कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है दोस्तों, तो बिना बुझा हुआ चूना है CaO और बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो याद रखना है ये है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। दोनों के दोनों पॉइंट जो है दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो लोहा है। और पहले पर कौन है दोस्तों, तो याद रखना है निकेल है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो याद रखना है दोस्तों निकेल मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है, तो याद रखना है दोस्तों क्रोमियम जो धातु है दोस्तों स्टेनलेस स्टील तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आईएस को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों अनिलन जो प्रक्रिया है दोस्तों आईएस को जंग लगने से रोकने के लिए लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट है किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड। तो अगर कोई कहीं पर कट जाता है दोस्तों, तो अगर हम फेरिक क्लोराइड लगा लेंगे तो वहाँ रक्त का जो स्राव है दोस्तों वह रुक जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है, तो फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है दोस्तों हरा थोथा। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है दोस्तों CuSO4 5H2O। हरा कशिश इसको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखना है दोस्तों विल्सन नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर वाटर टैंकों में जो शैवाल जमा होता है उसको दूर करने में कॉपर सल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, तो जिंक ब्लेंड से इसका जो है दोस्तों निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित जावड़ की जो खाने हैं दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जस्ता के लिए फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कृंतक नाशी यानी रोडेंट नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है, तो अर्जेंटाइन जो होता है दोस्तों वह चांदी का अयस्क है। और इससे जो है दोस्तों चांदी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अर्जेंटाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयोग की जाती है, तो याद रखना है चांदी के निष्कर्षण के लिए हम लोग जो है दोस्तों साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का जो है दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग यानी AgBr का प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं, तो इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों याद रखना है फोटोग्राफी में हम लोग इसका प्रयोग
करते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो मतदान के समय जो आपके फिंगर्स पे जो स्याही लगाई जाती है दोस्तों, वह सिल्वर नाइट्रेट से बनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा। नेक्स्ट है दोस्तों 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है। तो याद रखना है दोस्तों, शुद्ध सोने का जो प्रतिशत है कितना है, 75%। कैसे निकालेंगे, शुद्ध सोना होता है दोस्तों 24, तो 18/24 × 100, तो ये हो गया दोस्तों 36 18, 6 4 की 24, ये कटा 25 बार में, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 25 तिया 75, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 75%। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें भरी रहती है। तो याद रखना है दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ उसमें मरकरी का वेपर भरा होता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, मरकरी को जो है लोहा के साथ रखा जाता है, क्योंकि मरकरी जो है दोस्तों लोहे के साथ अमलगम, याद रखना है, अमलगम नहीं बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सीसा का निष्कर्षण मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों गैलेना, जिसको हम लोग PBS के नाम से जानते हैं दोस्तों, उससे सीसा का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सीसा, लेड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है। तो याद रखना है दोस्तों, उसका नाम है टाइटेनियम। नेक्स्ट है कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंटों के रूप में प्रयोग की जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, टंगस्टन का जो प्रयोग है हम लोग बल्बों के फिलामेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित देगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है दोस्तों, यह टंगस्टन के उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। तो वह है दोस्तों गैलियम। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो जर्मेनियम का जो प्रयोग होता है दोस्तों, हम लोग जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और इसका प्रयोग हम लोग जो है दोस्तों ट्रांजिस्टर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो कैडमियम और बोरॉन की जो छड़ें होती हैं दोस्तों, वह नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो याद रखना है दोस्तों, स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन्न करता है। तो उसका नाम है दोस्तों निकेल। नेक्स्ट है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, मैग्नीज की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है। किसी रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए। तो कोबाल्ट का, और कोबाल्ट कितना दोस्तों, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है दोस्तों हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो याद रखना है दोस्तों यूरेनियम 235, याद रखना है यूरेनियम यहाँ पर दिया गया। पूछा जाए कि कौन सा यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों यूरेनियम 235। और प्रकृति में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है दोस्तों वो कौन सा है, यह अस्थाई है, तो वो है दोस्तों यूरेनियम 238। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का, ये हो गया। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखना है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। अगर पूछा जाए दोस्तों कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखना है एस्ट्रोनशियम की उपस्थिति के कारण ये होता है दोस्तों लाल रंग। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो पोटेशियम का जो उर्वरक है दोस्तों उसका प्रयोग हम लोग उर्वरकों के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट है लहसुन प्याज के में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण उसमें गंध उपस्थित होता है दोस्तों लहसुन और प्याज में। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है। तो वह है दोस्तों थोरियम। नेक्स्ट है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है दोस्तों वह है बॉक्साइड, उससे एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है फिटकिड़ी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देती है। तो अस्कंदन यानी कोगुलेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है दोस्तों फिटकिड़ी उसे साफ कर देती है। नेक्स्ट है दोस्तों मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं मानिक और नीलम।
नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था इसका आंसर, तो याद रखना है, पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों, वह है नाइक्रोम। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो याद रखना है दोस्तों, लोहा, क्रोमियम और कार्बन जो है स्टेनलेस स्टील में शामिल होता है। नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का उस पर लेप होता है दोस्तों, ऑडियो और वीडियो टेप पर। नेक्स्ट है किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का इसमें जो है दोस्तों प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला जो पहला तत्व था वो था प्लूटोनियम। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो याद रखना है दोस्तों, सीसा बनता है। नेक्स्ट है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो पीतल जो है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट है मानी का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखना है दोस्तों, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मानी का लाल रंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो याद रखना है दोस्तों, बोरेक्स उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड यानी सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है दोस्तों, उसकी उपस्थिति के कारण काला रंग उसमें पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को जो है दोस्तों रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है आपसे, बल्कि ये विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये भी सवाल पूछा गया है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है दोस्तों खाना बनाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है जल का अच्छा विलायक है, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? तो याद रखना है दोस्तों, जल का पैरा विद्युत जो स्थिरांक होता है दोस्तों, उसके कारण जल जो होता है एक अच्छा विलायक होता है, यानी सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% है। नेक्स्ट है समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, आसवन द्वारा, जिसे इंग्लिश में डिस्टिलेशन भी कहा जाता है दोस्तों। तो समुद्र जल से शुद्ध जल डिस्टिलेशन की प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित यानी कम करने के लिए हम लोग जो है दोस्तों DTO का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, कार्बन बनाता है हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा यौगिक। नेक्स्ट है भारी मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेफाइट्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण धर्म पर निर्भर करता है? तो याद रखना है दोस्तों, अपवर्तनांक पर यह निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है बीयर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2 गैस उसमें मिलाई जाती है। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन सी उपस्थित रहता है? तो CO2 उपस्थित रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है गैस के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है।
तो हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों, इसका जो होगा CO2 होगा हरित गृह प्रभाव का। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो याद रखना है दोस्तों, वह मुख्य घटक कौन सा है, तो सिलिका जो है दोस्तों मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, तो नाइट्रोजन के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, याद रखेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन की उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों बढ़ते हुए पौधों को। नेक्स्ट है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो याद रखना है दोस्तों, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो उत्पन्न होते हैं दोस्तों आकाश में बिजली चमकने से। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी यह जो सवाल है दोस्तों पूछ सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो अमोनिया का उत्पादन यानी NH3 का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया का जब हम निर्माण करते हैं दोस्तों तो कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो Fe यानी आयरन का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम मिलाया जाता है दोस्तों। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं, तो NOx जो है दोस्तों विसर्जित करते हैं, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो ओजोन परत जो है दोस्तों वायुमंडल में यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। और ओजोन जो मंडल होता है दोस्तों वो किस मंडल में होता है, ओजोन परत, तो याद रखना है दोस्तों यह समताप मंडल में होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद में रखना। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट है, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं, तो याद रखना है दोस्तों 8 परमाणु जुड़कर जो है दोस्तों गंधक के वलय जैसी संरचना बनाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है, तो याद रखना है दोस्तों SO2 की अधिकता होने के कारण पेड़ों की जो पत्तियां दोस्तों काली होकर गिर जाती हैं। शर्करा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, तो याद रखना है दोस्तों कार्बन प्राप्त होता है शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है, तो फ्लोरीन जो है दोस्तों जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरीन हैलोजन सदस्य का जो उपयोग है दोस्तों हम लोग क्लोरीन नाशक के रूप में करते हैं। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आपको देखकर यह अंदाजा लग गया होगा कि ये सब जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं दोस्तों वो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में या अदर्स एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों 18 होते हैं। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किससे भरा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उससे आर्गन गैस से भरा जाता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो याद रखना है दोस्तों बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, हिप्पोक्रेटस की शपथ उन्हें दिलाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों पर्यावरण का जो अध्ययन है जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिकी, उसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है, तो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन का अवशोषण करता है।
नेक्स्ट है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, उसका नाम है एनाबीना। VVI सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखना है दोस्तों, विषाणु के द्वारा यह उत्पन्न होता है। अगर पूछा जाए दोस्तों एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वह फंगस के कारण यानी कवक के कारण होता है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा सहजीवी शैवाल हाइड्रा की कोशिकाओं में होता है दोस्तों? तो याद रखना है यूक्लोरेला। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, सैक्रोमाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कवक का प्रयोग किसके निर्माण में? तो डबल रोटी के निर्माण में। नेक्स्ट है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, पेड़ों की छाल पर जो लाइकेन उगते हैं उन्हें कोटिकोल्स कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सी कोल्स कहा जाता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों का नाम VVI कर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो उसका नाम है दोस्तों इंडोकार्पेन। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर यानी एम्फीबियन कहते हैं दोस्तों? तो उसका नाम है ब्रायोफाइटा। ये भी सवाल कई बार एग्जामों में पूछ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है किस वर्ग के पौधे बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो उसका नाम है दोस्तों जिम्नोस्पर्म। ये भी सवाल आया हुआ है कई बार। ये सब जो है दोस्तों अच्छा सवाल है, इसे आपको हाईलाइट कर चलना है दोस्तों। नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो इफेड्रा से यह प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, प्याज का जो खेती होता है दोस्तों पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन भाग जो है दोस्तों वह नाशपाती का खाया जाता है। नेक्स्ट है किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, साइकस नामक जो पौधा होता है उसमें बीज तो होता है लेकिन उसमें फल नहीं होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखना है दोस्तों, अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता जो होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, राइजोफोरा में जो है वह विविपेरोस यानी सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है दोस्तों। किसमें? तो राइजोफोरा में। नेक्स्ट है किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का क्या हो सकता है? भरण पोषण हो सकता है। नेक्स्ट है तैल बीज यानी ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो क्रूसीफेरी से संबंधित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों बेलाडोना नामक औषधि। नेक्स्ट है एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो याद रखना है दोस्तों, एफेड्रिन औषधि जो मिलता है वो एफेड्रा पौधे के तने से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पुष्प की सुखाई हुई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो लौंग का हम लोग क्या पौधे का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों? तो याद रखना है उसका पौधे का जो कली वाला भाग होता है दोस्तों वो हम खाते हैं लौंग के रूप में। नेक्स्ट है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम खाया जाता है। सबके सब महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। यानी कॉलीफ्लावर के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं दोस्तों? तो पुष्पक्रम वाला उसका जो भाग होता है दोस्तों वही हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है हल्दी यानी टर्मरिक चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखना शुष्क प्रकंद से यह जो है दोस्तों हमें प्राप्त होता है टर्मरिक। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, धान यानी चावल के फसल में जो है दोस्तों एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है दोस्तों चिलगोजा। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है?
तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है दोस्तों पौधे की वृद्धि के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका भी नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है धान का खैड़ा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का जो खैड़ा रोग होता है दोस्तों वो जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है फूलगोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो एमओ की कमी के कारण जो होता है दोस्तों फूलगोभी का बीटल रोग होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है दोस्तों? तो याद रखना प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में यह परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो याद रखना है दोस्तों अनिषेक जो फल है ऑक्जिन हार्मोन के छिड़काव से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों ऑक्जिन्स के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो जेसी बोस का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस को जो है दोस्तों अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी है दोस्तों। नेक्स्ट है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों, बीएसएससी में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो रोग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। नेक्स्ट है टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों मूंगफली का टीका रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है धान का प्रसिद्ध खैड़ा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है दोस्तों, रिपीटेड सवाल है ये, जस्ते की कमी के कारण धान का खैड़ा रोग होता है। नेक्स्ट है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है दोस्तों चाय में लाल रस्ट। नेक्स्ट है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की पराया कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर जो अवस्था होती है दोस्तों वह सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाती है। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम जो है दोस्तों जैव पोषक वाहक का कार्य करता है दोस्तों, जीवित उत्तक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों पादपों में जल खनिज लवणों का जो संचालन है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। और पत्तियों में जो भोजन बचता है दोस्तों उससे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है फ्लोएम के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों वार्षिक वलयों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो याद रखना है दोस्तों जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने जो है दोस्तों जीन शब्द का प्रतिपादन किया। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों जेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों डब्ल्यू वाटसन ने जो है जेनेटिक्स शब्द दिया है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बारबेडा मैक्लिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है दोस्तों मक्का के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बारबेडा मैक्लिनटॉक। नेक्स्ट है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आर्थर कोनबर्ग है दोस्तों डीएनए संश्लेषित करने के लिए 1959 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन के द्वारा यह कहा गया है, यानी जेनेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने जो है दोस्तों सेल नाम दिया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल जो है दोस्तों वह जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है दोस्तों वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है।
और जब यह अनुपस्थिति होगा दोस्तों तो प्रोटीन संश्लेषण का जो है कार्य वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का जो है दोस्तों ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सूत्रकनिकाओं, जिसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है दोस्तों, उसी को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो सेलवाल के कारण जो है दोस्तों सेलवाल जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु यानी पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि कवक का जो सेलवाल है किससे बना होता है, तो याद रखना है कवक का जो सेलवाल होता है दोस्तों वो काइटिन का बना होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो याद रखना है दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो होता है दोस्तों वह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक, यानी जो लवक होता है दोस्तों वह जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, याद रखेंगे, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों हक्सले का। नेक्स्ट है, डीएनए के द्वि हेलिक्स यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो है दोस्तों पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो उनका नाम है दोस्तों वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने जो है दोस्तों न्यूक्लियस की सर्वप्रथम खोज की थी। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो यह हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, रीटर को जो है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के कारण, लॉजिक वाला सवाल है, ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जो जंतु हो जाएंगे दोस्तों मर जाएंगे। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो याद रखना है दोस्तों, एक जीव से दूसरे जीव में जो होता है दोस्तों ऊर्जा का अंतरण होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए दोस्तों? तो याद रखना है 33.3% में होना चाहिए दोस्तों भारत में वन क्षेत्र। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक जो कृषि है यानी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है दोस्तों वह पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन यानी कि दोस्तों वनों का अपने व्यापारिक लाभ के लिए अधिक से अधिक कटाई किया जा रहा है, उसी को वन उन्मूलन कहा जाता है दोस्तों। तो वह भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जो है दोस्तों वर्णक वह वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को इसमें कहा जाता है दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है दोस्तों जल विद्युत। नेक्स्ट है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो याद रखना है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है दोस्तों आवश्यक न्यूनतम भूमि को। नेक्स्ट है, कौन सी गैस
पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो उसका नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो उसका नाम है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का स्राव हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 ईस्वी में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो लेड यानी सीसा वायु प्रदूषक के कारण जो होता है दोस्तों मनुष्य में जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोषक का जो प्रयोग करके दोस्तों फिनोलिक्स को गंदे पानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, शराब सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? तो वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों निक्षालक। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है दोस्तों हड्डियों का यानी अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत फॉसिल यानी जीवाश्मों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु जो तंत्र होता है दोस्तों उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए होता है? तो याद रखना है दोस्तों टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो आनुवांशिकी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर संरचना और वातावरण से संबंध है दोस्तों इकोलॉजी का। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे थे वे पहले व्यक्ति जिसने रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का उन्होंने व्याख्या किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने रेखांकित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इनकी जो एक फेमस पुस्तक है नेचुरल सिलेक्शन ये पुस्तक भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो वाटसन वाटसन के द्वारा जेनेटिक्स कहा गया है दोस्तों, शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था दोस्तों कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट है, हिस्टियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था दोस्तों हिस्टियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों एपिथेलियमी जो ऊतक होते हैं वह शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो यह होता है दोस्तों तंत्रिका ऊतक द्वारा यानी नर्व टिश्यू के द्वारा यह होता है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में जो है दोस्तों इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो मैंने बताया था दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों बच्चों का जो
लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से पर आधारित होता है, यानी पिता के गुणसूत्र से ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर भी लोग माताएं को दोष देती हैं। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है दोस्तों 22 जोड़ी। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ वर्ग में रखा जाता है दोस्तों, मलेरिया परजीवी और अमीबा को। नेक्स्ट है, पेचिस या अमीबायोसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा में पाया जाता है दोस्तों, हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है, चिपटे कृमि यानी फ्लैटवर्म को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत। नेक्स्ट है, टैपवर्म यानी फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो याद रखना है दोस्तों यह प्लेटीहेल्मिन्थिस का एक प्रमुख प्राणी है। नेक्स्ट है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है दोस्तों नीमेथैलेमिनिज के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों, गोल कृमि या सूत्र कृमि को। नेक्स्ट है, फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह नाम है दोस्तों केंचुआ का, बड़ा अजीब नाम है। नेक्स्ट है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वह है दोस्तों डाइटम। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनों उपरांत नर को मार देती है? तो यह पाया जाता है दोस्तों मकड़ी में। नेक्स्ट है दोस्तों, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बूसिया नामक जो मछली होती है दोस्तों, अगर उसे छोड़ दे तो मच्छरों को क्या करती है? तालाब में मार डालती है। नेक्स्ट है, भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो यह है दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम में की कमी हो जाती है दोस्तों वृद्धावस्था में, इसलिए मनुष्यों की जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है दोस्तों टाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों छोटी आंत में। सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बायोलॉजी से सवाल तो आना ही आना है, ये तो फिक्स है, हर सेक्शन से आएगा सवाल, लेकिन साइंस में सबसे ज़्यादा अगर मुझसे पूछा जाए तो बायोलॉजी से ही सवाल आते हैं। नेक्स्ट है, पेट में पौधे को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो याद रखना है दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है, याद रखेंगे। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत जो है दोस्तों उसका चूषण करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो याद रखना है दोस्तों 0.8 सेकेंड लगता है हृदय को एक बार धड़कने में। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है लगभग 2 अरब धड़कता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन करता है दोस्तों, याद रखना है, यानी प्लीहा। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो याद रखना है दोस्तों 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण जो है दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो है वह खून नहीं जमता है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो होता है दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है तो रेड ब्लड जो कार्पोसेल्स है उसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। WBC को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो याद रखना है ल्यूकोसाइट के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है दोस्तों बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म
अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की जो किस्म होती है दोस्तों वह सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं दोस्तों जिसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लासेंटा से जो है दोस्तों वह भ्रूण को क्या मिलता है दोस्तों, उससे पोषण मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन के द्वारा जो होता है दोस्तों खाद्य की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वह है दोस्तों TSH। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की कार्य करती है, तो उसका नाम है दोस्तों अग्नाशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं दोस्तों। और अग्नाशय की बीटा सेल से याद रखेंगे दोस्तों, अग्नाशय की बीटा सेल से जो होता है दोस्तों वो किसका स्राव होता है, तो याद रखेंगे इससे इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों। जो शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला यह क्या है दोस्तों, हार्मोन है। नेक्स्ट है दोस्तों किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड के जमाव से ऐसा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो लाइसोजाइम होता है दोस्तों मनुष्य के आंसू में। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ती है, तो वह है दोस्तों परासरण, याद रखना है। आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है, तो फिल्म से तुलना की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो ग्लूकोज का जो अवक्षय हो जाता है दोस्तों शरीर से, और उसके कारण जो होता है मांसपेशियों में अधिक थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज आवश्यक है, तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटासियम। मोस्ट VVI सवाल है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखेंगे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटासियम आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है, तो कैल्शियम है दोस्तों। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखना है दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखेंगे 50% होता है। नेक्स्ट है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है, तो CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये जो पथरी होता है दोस्तों किल से बना होता है, तो उसका भी नाम याद रखना है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है दोस्तों, याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है दोस्तों पथरी, याद रखेंगे इसका भी नाम। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट है दोस्तों गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है, तो कैरोटीन के कारण जो दूध का रंग होता है दोस्तों वो पीला हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन A है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो याद रखना है दोस्तों जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन B और C, और जब हम धोएंगे तो विटामिन B और C का जो क्या हो जाएगा दोस्तों क्षय होगा। तो यहाँ पर अगर B भी होता तो उसे भी हम लोग टिक आउट करते दोस्तों। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना है दोस्तों लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट है परजीवी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई हैं, तो विटामिन A के लिए ये जो है दोस्तों यह तैयार की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों सामान्य विज्ञान के लगभग 500 प्रश्नों को कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको लगता है दोस्तों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।